प्यारे भाइयों बहनों, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2026 की तैयारी। तो मेरा नाम दीपांशु राजपूत है। मैंने यूपी बोर्ड क्लास 12 में डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 गेन की है और आप सभी प्यारे भाई बहनों को मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर स्टेट टॉपर बनाना मेरा मुख्य उद्देश्य है। और उसी कड़ी में आज मैं लेके आ चुका हूं हमारे फिजिक्स का बुक 2 का हमारा चैप्टर नंबर 1 किरण प्रकाशिकी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मतलब आज की क्लास में जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, आपकी बोर्ड 2026 की परीक्षा में 100% आएंगे। 100% यानी कि 100%। सातों सेटों के अंदर मैं दावा करता हूं कि सातों सेटों में वो दिखाई पड़ेंगे और जो भाई बहन विश्वास करके उन क्वेश्चंस को तैयार करेगा, मैं 100% दावा करता हूं कि टॉपर बनना उसका तय हो जाएगा। वो टॉपर 100% बनेगा। क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करो और एक लाइक कर दो अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो। और मेरे प्यारे भाई बहन, अगर आप मुझे अपना सपोर्ट दिखाना चाहते हैं, अपने भैया को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो बस अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दो और बताओ कि आपके भैया का चैनल है और वहीं से आपको कंप्लीट क्लास 12 बोर्ड की तैयारी मिलेगी। टॉपर नोट्स मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, जहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसी के अंदर आपको मिल जाएंगे। जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, आपको वही टॉपर नोट्स के अंदर तैयार कराए जाएंगे। आपको मॉडल पेपर, गैस पेपर, पिछले 5 साल का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा केवल इसी चैनल पर मिलेगा आपको। मैं अभी तो बस ट्रेलर चल रहा है, रियल पिक्चर में आपको दिखाऊंगा, आपकी तैयारी को एकदम से बूस्ट कर दूंगा, मैं वादा करता हूं इस चीज का। अब मैं बात कर रहा हूं हमारे क्वेश्चंस के बारे में, और ये क्वेश्चंस जो मैं आपको करा रहा हूं ना, ये बोर्ड 2026 में 100% आने वाले हैं। मतलब छपने वाले क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं। हमारा पहला नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है वो क्या है कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, या परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम लिखिए। बहुत सिंपल सा जो हमारा कॉन्सेप्ट है और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। डिस्कस करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो क्या है कि प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले हम प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा को समझने से पहले एक सिंपल से चित्र को आपको मैं समझाऊंगा कैसे समझना है। आपको परिभाषा और इसके नियम को रटना बिल्कुल नहीं है। मैंने बोला ना कि फिजिक्स में जब तक मैं हूं तब तक आपको रटने की कोई चिंता नहीं, बस आपको समझाऊंगा और बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले हमसे बोला गया है प्रकाश का परावर्तन। तो हमारे पास एक चिकना तल है। ये चिकना तल का मतलब क्या है कि बहुत चिकना तल है, बहुत चिकना तल है। इसके पीछे मैंने कलई कर दिया, पेंट लगा दिया। इसके पीछे मैंने पेंट लगा दिया, ये मैंने किसी चिकने तल पर पेंट लगा दिया है। अब क्या होगा, अब मेरे पास प्रकाश की एक किरण आएगी। प्रकाश की किरण मतलब मेरे पास प्रकाश की एक रे आएगी। प्रकाश की किरण इस पर टकराएगी। तो जब कोई प्रकाश किरण, क्या बोला ना कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल पर, ये चिकना तल है, बहुत चिकना तल है, बहुत चिकना स्मूथ सरफेस है ये। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल पर टकराती है तो वो उसी दिशा में, उसी माध्यम की उसी दिशा में वापस लौट जाती है। मतलब उसी दिशा में वापस लौट जाती है। इस दिशा से आई और उसी दिशा में वापस लौट गई। और बिल्कुल इसके बीच में जो एक अभिलंब नाम का बीच में अभिलंब होता है। बीच में क्या, बीच में अभिलंब होता है, अभिलंब। और बिल्कुल याद रखना, जो ये किरण आएगी इस चिकने तल पर टकराती है, इस किरण को बोलते हैं आपतित किरण। और जो टकराने के बाद किरण उसी माध्यम में, उसी दिशा में वापस लौट जाती है, इसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण। मतलब माध्यम एक ही है, जिस दिशा से आई उसी माध्यम में दोबारा लौट गई। जब प्रकाश किरण, क्या बोला कि जब प्रकाश किरण किसी चिकने तल पर आपतित होती है। आपतित होने का मतलब क्या है, गिरती है। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल पर आपतित होती है, गिरती है, टकराती है, तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। अधिकांश भाग उसी दिशा में वापस लौट जाता है। मतलब इस दिशा से आई है तो इसी दिशा में वापस लौट जाती है। प्रकाश की जो घटना होती है वो प्रकाश का परावर्तन कहलाती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाती है। बिल्कुल सिंपल तरीके से एग्जांपल के तौर पर आपसे मैं बोलूंगी, अगर आपके घर में कोई शीशा है, आपके घर में मिरर होगा ना, जिसमें आप अपना सुंदर सा चेहरा अपना देखते हैं, आपके घर में शीशा होगा, तो उस शीशे को अगर आप धूप में ले जाते हो तो धूप में इस तरीके से करो, तो वो उसके छायों में करो तो वहां से एक प्रकाश की किरण निकलती है। वही होता है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मैं यहां पर नंबरिंग कर दूं, मेरे पास जो किरण यहां पर इस चिकने तल पर आ रही है, इस किरण को बोलेंगे हम आपतित किरण। क्या बोलेंगे, आपतित किरण बोलेंगे। इस चीज को हम बोलेंगे आपतित किरण। और जो टकराकर वापस जा रही है, इसको हम बोलेंगे परावर्तित किरण। इसको हम क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। मेरे पास ये क्या है, मेरे पास ये परावर्तित किरण है। और बीच में मेरे पास क्या है, बीच में मेरे पास ये क्या है, ये मेरे पास जो ये डंडा आपको दिखाई दे रहा है, ये मेरे पास क्या होता है, ये मेरे पास अभिलंब होता है। क्या होता है,
अभिलंब, ये मेरे पास अभिलंब है, अभिलंब है। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया। और जो एंगल मेरे पास बीच में बन रहा है, ये एंगल मेरे पास जो बन रहा है, इस एंगल को बोलेंगे आपतन कोण, और जो मेरे पास ये एंगल बन रहा है, इसको हम बोलेंगे परावर्तन कोण। सदैव याद रखना कि आपतन कोण जितना होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा। यानी कि मेरे पास एंगल आई होगा बराबर होगा एंगल आर के, मतलब मेरे पास आपतन कोण सदैव बराबर होगा परावर्तन कोण के। इस चीज को भी आप याद रखना। तो मैंने आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट के थ्रू बताया कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। दोबारा से समझ लो कि जब कोई प्रकाश किरण जब प्रकाश किरण किसी चिकने तल पर आपतित होती है तो उसका अधिकांश भाग उसी दिशा में वापस लौट जाता है। प्रकाश की यह घटना जो है वो प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। और आप इस चित्र को बना दोगे, चित्र बनाना हमारा कंपलसरी होता है। चित्र अगर बना दोगे तो मेरे प्यारे भाई बहन, सिंपल चित्र के माध्यम से एग्जामिनर आपको पूरे 3 में से 3 मार्क्स दे देगा। 100% दावे के साथ बोलता हूं, अगर चित्र बना दोगे ना तो एग्जामिनर का दिल खुश हो जाएगा, वो आपको पूरे नंबर देगा 100%। हमारा इसके नियम जो होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के हमारे पास 2 नियम होते हैं। अब कौन कौन से 2 नियम होते हैं आइए मैं आपको सिखाता हूं। प्रकाश के परावर्तन के मेरे पास 2 नियम होते हैं। पहला नियम जो होता है, क्या होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। तीनों कैसे होंगे? तीनों एक ही तल में होंगे। ये मेरे पास कॉन्सेप्ट बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि आपतित किरण तल, ये तल तो एक ही है ना, ये तल जो आपको दिखाई दे रहा है ये तल तो समान है, ये तल तो बराबर है, ये वाला तल। अब बोला गया है इसमें कि आपतित किरण मतलब आने वाली किरण, परावर्तित किरण जाने वाली किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। इसी तल में तो हैं, इसी डंडी पे तो हैं, इसी तल में है। तो ये हमारा नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। सिंपल है हमारा पहला नियम। अब हम बात करेंगे दूसरे नियम पर। प्रकाश के परावर्तन के हमारे पास 2 नियम होते हैं। तो दूसरा वाला नियम मेरे पास क्या बोलता है कि आपतन कोण सदैव जो होता है, सदैव बराबर होता है परावर्तन कोण के। मतलब मेरे पास एंगल आई जो है वो बराबर होगा एंगल आर के, मतलब ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको प्रकाश का परावर्तन बताया और उसके नियम समझाए। और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन जरूर छपता है, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं इस प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लो मेरे साथ, बिल्कुल चित्र के माध्यम से। तो अब मैं बढ़ता हूं हमारे प्यारे भाई बहनों के साथ हमारे दूसरे नंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। प्यारे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा हमारा दूसरा और तीसरे नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब मैंने बुक 2 को भी स्टार्ट कर दिया है। आप लोगों के भारी भरकम मेरे पास डिमांड आई थी कि भैया आप बुक 2 को स्टार्ट करो, बुक 2 के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ऑपरेट कर दो, सारे का ऑपरेशन कर दो और आप मुझे बता दो कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो बोर्ड 2026 में छपने वाले हैं, उसको रिवील करो। तो मैं आपको रिवील करने ही आया हूं, मैं ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2026 के 2 से 3 सेट के अंदर आपको बिल्कुल दिखाई पड़ेंगे 100% दावे के साथ। हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो क्या बोल रहा है कि रेखीय आवर्धन से आप क्या समझते हैं। और ये हमारा क्वेश्चन 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें आपको सूत्र मिलेगा और रेखीय आवर्धन से आपका न्यूमेरिकल भी बनता है 100%। देखो यहां पर 3 क्वेश्चन बनेंगे, रेखीय आवर्धन से 3 सेट में क्वेश्चन बनेंगे। जो क्वेश्चन फिक्स होते हैं, बस क्वेश्चन को हल्का सा मॉडिफाई कर देते हैं, कहीं परिभाषा डाल दी और कहीं उसका सूत्र डाल दिया, न्यूमेरिकल बना दिया। तो आपको दोनों चीजों के लिए तैयार रहना है, ठीक है। तो अब बात करूंगा रेखीय आवर्धन क्या होता है। तो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई व वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। और रेखीय आवर्धन को हम कैपिटल एम के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। रेखीय आवर्धन को हम कैपिटल एम के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब आपको समझ में नहीं आई होगी ये डेफिनेशन, तो मैं आपको बिल्कुल साधारण शब्दों में एकदम चित्र के माध्यम से सिखाता हूं कैसे। मतलब मेरे पास रेखीय आवर्धन क्या होता है, मेरे पास ये क्या है, मेरे पास ये क्या है, मेरे पास ये क्या है, गोलीय दर्पण। ये मेरे पास क्या है, गोलीय दर्पण एक मेरे पास है। मैं यहां पर बनाता हूं, यहां पर जगह कम है थोड़ी, यहां पर बना रहा हूं बीच में। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास गोलीय दर्पण है और इसका मुख्य अक्ष ये है, बीच से इसका क्या है, ये इसका मुख्य अक्ष है। यहाँ पर इसका फोकस है, ये यहाँ पर इसका फोकस है, यहाँ इसकी वक्रता त्रिज्या, यहाँ पर त्रिज्या इसकी एफ है। याद रखना इस चीज को समझ में रखना। तो क्या मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर फोकस है, यहाँ पर त्रिज्या है, इसको तैयार रखना। यहाँ पर मैंने वस्तु को रख दिया, कोई वस्तु है उसकी लंबाई
मैं वस्तु की लंबाई को ओ मान लेता हूं, वस्तु ओ मेरे पास रखी हुई है। तो क्या हुआ कि एक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें दो किरणों की आवश्यकता होती है। तो पहली किरण जो जाएगी इसकी समानांतर किरण जाएगी और फोकस से होके निकलेगी जाके पहली किरण, और दूसरी किरण क्या करेगी, दूसरी किरण इसके केंद्र से जाएगी और केंद्र से जाकर इससे टकराकर इसी दिशा में वापस लौट जाएगी। मतलब क्या होगा कि यहां पर दोनों टकरा रही हैं, यहां पर टकरा रही हैं, यहां पर, तो कटान बिंदु पर एक प्रतिबिंब बनेगा जिसको हम आई नाम दे देंगे, आई। तो मतलब यहां पर एक वस्तु रखी हुई है, ऑब्जेक्ट ओ है, यहां से एक किरण इस तरीके से निकल गई, दूसरी किरण से वक्रता केंद्र से गई, तो यहां पर टकराई, तो एक यहां पर एक चित्र बना, यहां पर एक इमेज बनी जिसको प्रतिबिंब बोलते हैं, आई प्रतिबिंब बना। इस प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही हम बोलते हैं रेखीय आवर्धन। बिल्कुल सिंपल है, इस चित्र को आप समझ लो, सीख लो, बनाने की आवश्यकता नहीं है आपको, एग्जाम में बनाने की इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको समझाने के लिए चित्र बनाया बस, और आपको एग्जाम में ये चित्र नहीं बनाना है। आपको क्या लिखना है कि m बराबर क्या करना है, m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है, प्रतिबिंब की लंबाई आई है, प्रतिबिंब की लंबाई अपॉन वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई मेरे पास कितनी है, ओ है, ऑब्जेक्ट, तो आई अपॉन ओ। तो ये मेरे पास सूत्र हो जाएगा किसका, रेखीय आवर्धन का। तो सिंपल तरीके से m बराबर आई अपॉन ओ हो जाएगा। m बराबर आई अपॉन ओ क्या है मेरे पास, रेखीय आवर्धन है। सिंपल तरीके से आप इस सूत्र को भी तैयार रखना, यहां से न्यूमेरिकल भी 100% बनता है। रेखीय आवर्धन 3 सेट में आएगा, 2 सेट में परिभाषा, तो 1 सेट में न्यूमेरिकल। तो चित्र के माध्यम से समझ लो, आपको बहुत काम आएगा, आपको आसान लगने लगेंगी चीजें सिंपल तरीके से। और हाँ, अब मैं बात करूंगा हमारे तीसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्रांतिक कोण से आप क्या समझते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर मैं बात करूं 2023 की, अगर मैं बात करूं 2024 की, अगर मैं बात करूं 2025 की और अपने वाले सेट की भी, तो वहां पर भी क्रांतिक कोण पूछा गया था। और इस बार 2026 के 3 से 4 सेटों के अंदर क्रांतिक कोण आएगा, दावे के साथ आएगा। और यहां से एक सूत्र भी आपको तैयार रखना है, बिल्कुल चिंता मत करो। फॉर्मूला सीट जो होती है, कंप्लीट फिजिक्स फॉर्मूला सीट और कंप्लीट केमिस्ट्री की रिएक्शन मेरे टॉपर नोट्स के अंदर आपको मिल जाएंगी। लास्ट वाले पेज पर सब पूरी फॉर्मूला की पूरी पीडीएफ आपको तैयार मिलेगी टॉपर नोट्स के अंदर, तो उसकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी है आपको, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में क्या है हमारा, क्रांतिक कोण की परिभाषा हमें देनी है। तो क्या लिखना है हमें, सघन माध्यम में, क्या है, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, उस कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। आपको अगर समझ में नहीं आया तो मैं आपको बिल्कुल चित्र के माध्यम से सिखा रहा हूं। मेरा उद्देश्य यही है कि मेरे एक एक छोटे भाई बहन के दिमाग में घुसना चाहिए कॉन्सेप्ट, तो बिल्कुल आपको मैं चित्र के माध्यम से सिखा देता हूं। इसका मैं क्रांतिक कोण का चित्र आपको यहां पर बना के दिखा देता हूं, यहां पर। तो मतलब इसमें क्या बोला गया है, सघन माध्यम और विरल माध्यम, इसमें 2 माध्यम है। एक पहला माध्यम मेरे पास यहां पर क्या है, मेरे पास ये सघन माध्यम है, मेरे पास सघन माध्यम है, और नीचे मेरे पास क्या है, नीचे मेरे पास विरल माध्यम है, विरल माध्यम। तो ऊपर मेरे पास माध्यम एक है जो कि सघन माध्यम है, और नीचे मेरे पास क्या है, नीचे मेरे पास विरल माध्यम है, सिंपल तरीके से। अब इसमें क्या है कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। इसका मतलब क्या है कि यहां से जो हमारे पास क्या बनेगा, आपतन कोण बनेगा, एंगल आई, आपतन कोण जो एंगल आई है वो यहां पर 90 डिग्री हो जाएगा, इसके अपवर्तन कोण के 90 डिग्री होता है, मतलब यहां पर 90 डिग्री बन जाता है, 90 डिग्री। तो इस एंगल को बोलेंगे, ये जो एंगल है यहां से जाएगा और सीधा सीधा इस तरीके से अपवर्तित हो जाएगा, इस अपवर्तन कोण, मतलब जो हमारे पास जो अपवर्तन कोण होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। ये अपवर्तन कोण इस तरीके से पूरा टिल्ड हो गया, तो पूरा 90 डिग्री बन गया। ये पूरा इस तरीके से हो गया, तो ये और ये आपस में 90 डिग्री हो गए, 90 डिग्री पूरा लंब की तरह बन गया, तो 90 डिग्री हो गया। और इसी कोण को हम बोलते हैं क्रांतिक कोण या क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण या क्रिटिकल एंगल। वही दोबारा देख लो कि सघन माध्यम में बना वह अपवर्तन कोण, ये अपवर्तन कोण जो है उसके लिए, जिसके लिए विरल माध्यम में, इस माध्यम में बना जो अपवर्तन कोण है वो 90 डिग्री है, इस माध्यम में बना जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है, क्या कहलाता है, और ये कोण क्या कहलाता है, हमारा क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। और आपको इसका सूत्र तैयार रखना है। सूत्र मेरे पास क्या है, सूत्र मेरे पास होता है n बराबर 1/sin c,
1/sin c, n बराबर 1/sin c। इसको तैयार रखना, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और मैं दावे के साथ दोबारा बोल रहा हूं कि मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं अपने सभी भाई बहनों से कि आपको इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को बिल्कुल छोड़ना नहीं है, गलती से भी नहीं छोड़ना। आपकी अच्छी किस्मत है कि आप इस क्लास को अटेंड कर पा रहे हो। 2026 में आने वाले क्वेश्चन को पेपर से पहले ही आप देख पा रहे हो कि ये क्वेश्चन आएंगे। और दावे के साथ बोलता हूं, जब एग्जाम आपका हो जाएगा मैं उसी दिन मिलवाऊंगा भी कि मैंने इस क्वेश्चन को इस जगह बताया है, और आपको पूरा पेपर एनालाइज भी कराऊंगा कि मैंने पूरा पेपर फंसा के दिखाया है। उस दिन आपको दिखाऊंगा इस चीज के बारे में। तो ये मेरे पास क्रिटिकल एंगल या क्रांतिक कोण की परिभाषा हो गई है। अब मैं बात करूंगा हमारे आगे वाले बेहतरीन क्वेश्चंस की तरफ। हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा हमारा 4th नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मतलब मैं किरण प्रकाश की में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस का आज मैं डिस्कशन करूंगा। तो आइए मैं डिस्कस कर रहा हूं हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हमारा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं। वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें लिखिए। तो आपको दोनों प्रश्न यहां पर तैयार करने हैं, मतलब दोनों चीजें तैयार करनी है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है, वह इसकी शर्तें क्या होती है। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको मैं समझाऊंगा कैसे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है कि यदि सघन माध्यम में बने आपतन कोण का मान, यदि सघन माध्यम में बने आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो तो प्रकाश दूसरे माध्यम में जाने के बजाय उसी माध्यम में लौट आता है, और इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से। अगर आपको नहीं समझ में आया, टेंशन नॉट बॉस, मैं आपको समझाऊंगा, बिल्कुल फिगर के बेस पर आपको समझाऊंगा। मतलब मेरे पास क्या है, मेरे पास तीन केस हैं। पहला मेरे पास ये हो गया, उसके बाद मेरे पास ये दूसरा मेरे पास हो गया दूसरा, उसके बाद मेरे पास ये तीसरा केस हो गया, मेरे पास तीसरा केस। तो इन 3 चित्रों के माध्यम से आपको मैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल 3 नंबर पक्के कर दूंगा। मतलब इसमें क्या होता है, मेरा एक होता है मेरे पास सघन माध्यम, मेरे पास एक होता है सघन माध्यम ऊपर की तरफ मैं ले लेता हूं, और नीचे की तरफ मैं विरल माध्यम ले लेता हूं, विरल माध्यम, ठीक है। इस तरफ भी मैं सघन माध्यम ले लेता हूं, यहां पर दूसरे नंबर केस में सघन माध्यम भी ले लेता हूं, और नीचे मैं यहां पर विरल माध्यम ले लेता हूं हमारे दूसरे नंबर केस में। इसमें भी मैं यहां पर सघन माध्यम ले लेता हूं, और यहां पर मेरा नीचे क्या है, नीचे मेरा विरल माध्यम है, विरल माध्यम। तो तीनों केस मैंने ले लिए सिंपल तरीके से। इसमें क्या किया मैंने, मेरे पास क्या है आपतन कोण, मेरे पास ये क्या है, मेरे पास आपतन कोण, और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास अपवर्तन कोण है, ये मेरे पास अपवर्तन कोण है। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एंगल आई है, और ये मेरे पास एंगल आर है, ठीक है। अगर इस कोण को मैं बढ़ाऊंगा तो ये कोण भी बढ़ेगा। मतलब मैं अगर एंगल आई को बढ़ाऊंगा तो एंगल आर बढ़ेगा। इस केस में करके देखते हैं। मतलब मेरे पास एंगल आई बड़ा कर रहा हूं तो मेरे पास एंगल आर भी बड़ा हो जाएगा। इसमें भी अगर मैं आई को बड़ा कर रहा हूं, आई को इस तरफ फैला रहा हूं, तो मेरे पास एंगल आर भी बड़ा हो रहा है। और सिंपल तरीके से इस केस में अगर मैं यहां पर एंगल आई को बहुत ज्यादा फैला दे रहा हूं, अगर मैं इसको क्रांतिक कोण के बराबर कर दूं, इसके बराबर कर दूं, कि मेरे पास क्या है कि मेरे पास एंगल आई इतना मैं कर दूं कि मेरे पास जो अपवर्तन कोण है, जो मेरे पास ये आई आर एंगल है, वो 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो ये क्या कहलाएगा मेरा, तो ये मेरा कहलाएगा क्रांतिक कोण। मतलब ये मेरे पास जो मैं अगर इस एंगल आई को इतना कर दूं कि मेरे पास जो एंगल आर है वो 90 डिग्री बन जाए, इसको मैं बोलता हूं क्रांतिक कोण। मैंने अभी आप लोगों को बताया था ये, ठीक है। तो अगर मैं इसको 90 डिग्री कर रहा हूं तो भी क्रांतिक कोण बन रहा है। लेकिन अगर मैं इसको और झुका दूं तो मतलब कि अगर मैं इसको और झुका दूं तो ये जो क्रांतिक कोण है ये इस तरफ निकल जाएगा, तो ये और बाहर निकल जाएगा। मतलब क्या है कि जिस माध्यम में आया है वो सघन माध्यम से आया है और सघन माध्यम में ही दोबारा जा रहा है। मतलब ये क्या है कि ये प्रकाश किरण सघन माध्यम में आई और एंगल आई इतना ज्यादा है कि वो 90 डिग्री से भी ज्यादा बड़ा एंगल बना रही है। मतलब ये उसी माध्यम में दोबारा लौट आई है, दोबारा लौट गई है। तो इस घटना को क्या बोलते हैं, इस घटना को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बिल्कुल सिंपल तरीके से याद रखना। अब आप चित्र के माध्यम से देख सकते हो जो ये एंगल बन चुका है, यही मेरे पास क्या है कि जिस माध्यम में आई उसी सघन माध्यम में वापस लौट गई। टोटल इसका परावर्तन हो गया, इसको बोलते हैं हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या है कि यदि सघन माध्यम में बने आपतन कोण का मान, मतलब आपतन कोण का मान, यदि सघन माध्यम में बने आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान, क्रांतिक कोण कितना है 90 डिग्री, क्रांतिक कोण मेरा 90 डिग्री है। अगर क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए, मतलब 90 डिग्री से भी ज्यादा हो जाए, अधिक हो जाए, तो दूसरे माध्यम में जाने के बजाय प्रकाश
प्रकाश किरण उसी माध्यम में लौट आती है। विरल में जाने के बजाय सघन से आई और सघन में ही लौट गई, एक ही माध्यम में रही, दूसरे माध्यम में जाने के बजाय उसी माध्यम में वापस आ गई। इसका मतलब यह है, तो इस घटना को क्या बोलेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलेंगे या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलेंगे। बहुत सादा तरीके से, सिंपल तरीके से आपको मैंने सिखाया। ये इसका उदाहरण आप तैयार रखना, इसका एग्जाम्पल आप, आंतरिक परावर्तन का उदाहरण आप तैयार रखना। उदाहरण क्या होता है मेरे पास, उदाहरण होता है मेरे पास हीरे का चमकना। जो हमारा हीरा होता है वो बहुत चमकता है, किसके कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। तो हीरे का चमकना मेरे पास जो होता है वो क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। मेरे पास उदाहरण ये मिल गया मुझे। लेकिन इसमें बोला गया है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है, इसकी परिभाषा बता दी, लेकिन इसकी शर्तें भी बताओ कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है। शर्तें बताओ, सिचुएशन बताओ भाई। तो शर्तें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें क्या होती हैं, शर्तें क्या होती हैं, ये अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो यहां पर एक चित्र में वही दोबारा आपको चित्र बना देता हूं। चित्र सिंपल तरीके से वही मेरे पास चित्र होगा कि ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास सघन माध्यम है, मेरे पास क्या है, सघन माध्यम है। और नीचे मेरे पास क्या है, नीचे मेरे पास विरल माध्यम है। और यहाँ पर एंगल आई आएगा और यहाँ पर इस माध्यम में दोबारा वो लौट जाएगा, मतलब दोबारा आ जाएगी, मतलब जो एंगल है वो दोबारा, जो किरण है उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, शर्त हमारी दो शर्तें आप तैयार रखो। क्या शर्त है, पहली शर्त क्या है कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए, मतलब प्रकाश किरण इस तरफ जानी चाहिए, उसके बाद ही परावर्तन होगा ना। तो प्रकाश किरण क्या लिखना है कि प्रकाश किरण क्या लिखना है कि प्रकाश किरण मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से सिखाऊंगा और 100% ये क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए, विरल माध्यम में जानी चाहिए। तो ये मेरे पास क्या होता है, मेरे पास पहली शर्त होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, जो प्रकाश किरण है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। दूसरी इसकी शर्त क्या होती है, मेरे पास पहली शर्त हो गई, दूसरी शर्त मेरी क्या होगी इसमें कि आपतन कोण का मान, इसमें जो हमारी दूसरी शर्त है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। क्यों होना चाहिए मैं आपको बताऊंगा, क्यों होना चाहिए इसका कारण भी मैं आपको आगे चल के डिस्कस करूंगा। तो मेरे पास क्या है, मैंने बताया आपको दो शर्तें कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, तभी आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन दिखाई देगा। और दूसरी सबसे बेहतरीन शर्त क्या है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। मतलब ये जो एंगल यहां पर बन रहा था वो इस तरफ जाना चाहिए, इस पर 90 डिग्री नहीं बनाए, 90 से ज्यादा हो जाए, वो इसमें कॉन्सेप्ट काम करेगा। तो ये मेरे पास पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की दो शर्तें जो होती हैं वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की। तो आपको आज की क्लास कैसी लग रही है मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना। मैं बढ़ता हूं हमारे 5वें और बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ। अरे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा हमारा 5वां और 6वें नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आइए डिस्कस करता हूं हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन। ये हमसे क्या बोल रहा है कि लेंस की क्षमता की परिभाषा लिखिए व इसका मात्रक भी बताइए। और ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, आपको बिल्कुल आसान शब्दों में बताता हूं। क्या होता है मेरे पास लेंस की क्षमता, तो लेंस की फोकस दूरी की व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं कि लेंस की जो फोकस दूरी होती है उसके व्युत्क्रम को हम लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता को हम पी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, पावर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेंस की क्षमता को हम पी के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, पी बराबर मेरे पास क्या हो जाएगा, पी बराबर मेरे पास होता है 1/f, पी बराबर 1/f, वो भी मीटर में मेरे पास, मीटर में मेरे पास होता है, मीटर में। तो इस तरीके से मेरे पास सूत्र हो जाएगा। या फिर अगर हम सेंटीमीटर में करना चाहें तो क्या करेंगे, P बराबर जो है मेरे पास हो जाएगा 100/f हो जाएगा, वो भी सेंटीमीटर में होगा मेरे पास, ये सेंटीमीटर में होगा। सिंपल तरीके से मैंने किया, इन सूत्र को तैयार आप रखना, P बराबर 1/f तैयार रखना और P बराबर 100/f, इस चीज को तैयार रखना। और हाँ, लेंस की जो क्षमता होती है इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक आप तैयार रखना। मात्रक क्या होता है मेरे पास, डायोप्टर। मात्रक मेरे पास क्या होता है, डायोप्टर मेरे पास जो होता है वो लेंस की क्षमता का सूत्र होता है, मात्रक होता है, सॉरी, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर। सूत्र क्या है मेरे पास, P बराबर 1/f। अगर हम सेंटीमीटर में बात करें तो P बराबर 100/f। बिल्कुल सिंपल है बात,
बिल्कुल दिमाग में बिल्कुल तैयार रखना। अब बात करूंगा हमारे 6वें नंबर क्वेश्चन की तरफ, जो हमसे क्या बोल रहा है कि प्रिज्म किसे कहते हैं। मतलब आपने प्रिज्म को देखा होगा, प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म किसे कहते हैं, और प्रिज्म पदार्थ के अपवर्तनांक व प्रिज्म कोण के बीच में संबंध स्थापित कीजिए। मतलब प्रिज्म पदार्थ का जो अपवर्तनांक n होता है और प्रिज्म कोण के बीच में संबंध बताना है आपको। तो कैसे बताओगे आप लोग? सबसे पहले हम जानेंगे प्रिज्म की परिभाषा। तो क्या है कि ऐसा पारदर्शी पदार्थ, प्रिज्म जो होता है एक ट्रांसपेरेंट पदार्थ होता है, मतलब उसको इसके एक तरफ से दूसरी तरफ देखा जा सकता है। तो प्रिज्म एक पारदर्शी पदार्थ होता है जो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से बना हुआ होता है। क्या है कि प्रिज्म ऐसा पारदर्शी पदार्थ है जो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है, प्रिज्म कहलाता है। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने इसकी परिभाषा बताई। अब बात करूंगा प्रिज्म पदार्थ के लिए जो अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक और प्रिज्म कोण में क्या संबंध होता है। तो सिंपल तरीके से आप नोट डाउन करना कि n बराबर क्या है, n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m अपॉन 2/2 अपॉन क्या है, अपॉन साइन a बाई 2। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास फॉर्मूला है किसका, इन अपवर्तनांक और प्रिज्म कोण के बीच में संबंध का। तो ये मेरे पास सूत्र है, आप सूत्र तैयार रखना, ये फॉर्मूला आपको काम आएगा। क्या फॉर्मूला मेरे पास है? फॉर्मूला मेरे पास है कि n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 और साइन a बाई 2। याद रखना बिल्कुल आराम तरीके से। डेल्टा m क्या होता है? डेल्टा m मेरे पास होता है न्यूनतम विचलन कोण, और a मेरे पास क्या होता है, a मेरे पास क्या होता है, प्रिज्म कोण, और n मेरे पास अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक और प्रिज्म कोण के बीच में संबंध हमारे सामने आ चुका है, यही सूत्र हमारा संबंध होता है। तो हमने 5वां और 6वां नंबर क्वेश्चन डिस्कस किया। अब मैं बात करूंगा हमारा 7वां और 8वें नंबर का क्वेश्चन। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, अब मैं डिस्कस करूंगा हमारा बेहतरीन 7वें नंबर का क्वेश्चन। मैं इस पूरे चैप्टर के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, बनने लायक क्वेश्चन हो सकते हैं बोर्ड में, सारे क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं, तो आपको एक लाइक जरूर कर देना है। तो आइए डिस्कस करता हूं हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन। ये क्या बोल रहा है कि वर्ण विक्षेपण से आप लोग क्या समझते हैं। मतलब आप वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मैं सिखाता हूं वर्ण विक्षेपण होता क्या है। मेरे पास क्या है, मेरे पास ये सूर्य है, मेरे पास क्या है, ये मेरे पास सूर्य है, सूर्य मतलब मेरे पास सन है, सन। अब सन में से क्या होता है, सूर्य में से क्या निकलती हैं, प्रकाश की किरणें निकलती हैं। और मेरे पास क्या है, मेरे पास कोई प्रिज्म रखा है, प्रिज्म पदार्थ रखा हुआ है मेरे पास। ये क्या है, ये मेरे पास प्रिज्म रखा हुआ है। अब यहाँ से कोई प्रकाश किरण निकलेगी, सूर्य से कोई प्रकाश किरण निकलेगी और प्रिज्म पर टकराकर वो अपने 7 अवयवी रंगों में 1 2 3 4 5 6 7, मतलब जब कोई प्रकाश किरण प्रिज्म से टकराकर अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है, कोई प्रकाश किरण अपने 7 भागों में टूट जाती है, अपने अलग अलग कलर्स में टूट जाती है, तो इस घटना को बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। प्रकाश की इस घटना को बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। तो इसमें कौन कौन से रंगों में टूटेगी, सबसे नीचे होगा मेरे पास विबग्योर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, विबग्योर से। विबग्योर मेरे पास, इसको याद रखना, विबग्योर। तो सबसे नीचे वी होगा, उसके बाद मेरा आई होगा, फिर बी होगा, फिर जी होगा, फिर जी होगा, इस तरीके से। और मैं आपको अच्छी तरीके से समझाता हूं। ये मेरे पास जी है, फिर उसके बाद मेरे पास वाई है, फिर मेरे पास ओ है, फिर मेरे पास आर है, इस तरीके से। तो मेरे पास जी के बाद मेरे पास वाई आएगा, फिर मेरे पास ओ आएगा, फिर मेरे पास आर आएगा। तो 3 3 6 1 7, मेरे पास 7 रंगों में ये टूट चुकी है, 7 रंगों में विभक्त हो चुकी है इस तरीके से। तो आप इस चीज को समझो और देखो कि कोई सूर्य की प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से टकराकर अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, और इस घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या बोलते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। सबसे ज्यादा जो वर्ण विक्षेपण होता है वो बैगनी रंग का होता है, बैगनी रंग का, इसका विचलन सबसे ज्यादा होता है। और सबसे कम विचलन जो होता है वो लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि लाल रंग जो है आपको दूर से ही दिखाई पड़ जाता है और बैगनी रंग आपको दूर से दिखाई नहीं पड़ता। आपको लाल रंग इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि लाल रंग का जो विचलन है वो बहुत कम होता है, इसकी वर्ण विक्षेपण इसका बहुत कम होता है। सिंपल तरीके से याद रखना। यहाँ ये डेफिनेशन भी यही बोल रही है कि जब प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से गुजारी जाती है या प्रिज्म से गुजरती है तो 7 रंगों में, अपने अवयवी 7 रंगों में टूट जाती है, विभाजित हो जाती है। इस घटना को हम बोलते हैं वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। आप इस चित्र के माध्यम से उसको सीख सकते हो, समझ सकते हो। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आपको क्लास में मजा आ रहा होगा। और अब मैं बात करता हूं हमारे 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्यारे भाई बहन, अब मैं बात करूंगा हमारा 8th नंबर क्वेश्चन की 8वां नंबर प्रश्न, जो हमसे क्या बोल रहा है कि कोणीय विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। बहुत सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा
और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है कोणीय विक्षेपण। तो इसमें क्या होता है कि प्रिज्म से निकलने वाली विभिन्न रंगों की किरणों में से किन्हीं दो रंगों की निर्गत किरणों के बीच बने विचलन कोण को कोणीय विक्षेपण कहते हैं। मतलब कि मेरे पास क्या है, मेरे पास ये प्रिज्म है, मेरे पास क्या है, मेरे पास ये प्रिज्म है और प्रिज्म में से कोई प्रकाश जा रहा है और उसकी दो किरणें, मतलब एक पहली किरण और दूसरी किरण, मतलब मेरे पास दो किरणें हैं, एक ये किरण और ये किरण। मतलब इसमें क्या है, ये मेरे पास किरण जो है वो बी है और ये मेरे पास आर है। तो दो किरणों के बीच जो बनने वाला विचलन कोण है उसी कोण को हम क्या कहते हैं, कोणीय विक्षेपण कहते हैं। यानी कि मेरे पास कोणीय विक्षेपण को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर मेरे पास हो जाएगा। और बिल्कुल सिंपल तरीके से ये हमारा फॉर्मूला है, तैयार रखना आप लोग। किसका फॉर्मूला है, कोणीय विक्षेपण का फॉर्मूला है। प्रिज्म में से निकलने वाली दो किरणों के बीच बनने वाले विचलन कोण को हम बोलते हैं कोणीय विक्षेपण। थीटा बराबर डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, इसका फॉर्मूला आप बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार रखना। दो किरणों के लिए आप कोई भी दो किरण ले सकते हो, किन्हीं दो किरणों की, जरूरी नहीं आप ये दो किरण लो, आपकी मर्जी, आप कोई भी किरण ले सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, आशा करते हैं आपको क्लास में मजा आया होगा और आपने बहुत इंजॉय के साथ सब कुछ। मैं मिलता हूं अपनी नेक्स्ट अमेजिंग क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।